हेलो दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आप सबका स्लीपी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे हैं, तंदुरुस्त हैं। तो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे डिस्कस 6 रेलेवेंट आर्टिकल्स जो कि हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस में 11th एंड 12th अगस्त को आए हैं, यानी कि आज एंड कल। सो 6 रेलेवेंट आर्टिकल्स फ्रॉम द हिंदू एंड इंडियन एक्सप्रेस फ्रॉम द 11th एंड 12th ऑफ अगस्त। सो अपने पहले आर्टिकल की टुवर्ड्स चलते हैं। सो दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं, क्लाइमेट चेंज को लेके जो आईपीसीसी की 6th असेसमेंट रिपोर्ट आई है, ये काफ़ी ज़्यादा भी चर्चा में और काफ़ी न्यूज़ में है। ठीक है। सो अब इसके चलते कल एक 2 मिनट सीरीज भी शेयर करी गई थी यूट्यूब चैनल पे, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप उसको भी ज़रूर व्यू करना। उसके बाद धर्मेंद्र सर ने भी कल इसको लेके बात करी थी, आईपीसीसी की 6th असेसमेंट रिपोर्ट को। तो इसको लेके अभी हमने परसों एक आर्टिकल भी डिस्कस किया था, और मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि इसको लेके भी और आर्टिकल्स आते रहेंगे कुछ आने वाले दिनों में। सो लेट्स डिस्कस दिस आर्टिकल। सो दिस इज द क्लाइमेट डेडलाइन एंड ये इंडियन एक्सप्रेस में कल आया था। सो कंटेक्स्ट इज दैट क्लाइमेट क्राइसिस इज हेयर, वेदर वी लाइक इट और नॉट। क्लाइमेट चेंज इज अ रियलिटी। लाइक डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि क्लाइमेट चेंज कुछ भी नहीं है, इट्स ऑल लाई, ऐसा कुछ एग्जिस्ट नहीं करता। बट द रियलिटी ऑफ द फैक्ट इज दैट वी कैन नॉट डिनाई द फैक्ट कि दिस इज हेयर एंड दिस इज नॉकिंग आवर डोर स्टेप नाउ, राइट। सो अगर हम ग्लोबल एवरेज टेम्परेचर्स की बात करें बिटवीन द 19th सेंचुरी एंड द 21st सेंचुरी, तो लगभग 1 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा का राइज हुआ है, जिसके चलते हम देख रहे हैं कि हमारे जो आइस कवर्स हैं वो भी मेल्ट कर रहे हैं, अनप्रिडिक्टेबल वेदर इवेंट्स हो रहे हैं, मानसून्स बहुत एक इरेगुलर वे में आ रहे हैं, फ्लड्स आ रहे हैं, फॉरेस्ट फायर्स हो रही हैं, कनाडा और यूएस में इतना हाई टेम्परेचर हो रहा है। सो इस तरह की अजीबोगरीब बातें हम देखने को अभी हमको मिल रही हैं। ठीक है। उसके बाद अगर हम इफ़ वी फॉलोड द हाई फॉसिल फ्यूल डेवलपमेंट, जिस तरह से अभी हम चल रहे हैं, जिस तरह से हमारी जो ग्रीन हाउस गैस एमिशंस हो रही हैं, अगर हमारी रिलायंस ज़्यादा रही फॉसिल फ्यूल के ऊपर, तो हम जो बाय द एंड ऑफ द 21st सेंचुरी जो ग्लोबल एवरेज टेम्परेचर होगा वो 4 डिग्री सेल्सियस से भी ज़्यादा राइज कर सकता है। ठीक है। दैट इज़ अ बिग कॉज ऑफ वरी। ठीक है। इंडिया इज़ वल्नरेबल लाइक मोस्ट ऑफ द डेवलपिंग नेशंस। इंडिया की बात करें या मोस्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट की बात करें, अफ्रीकन कंट्रीज की बात करें, तो वल्नरेबिलिटी यहाँ पे ज़्यादा है, राइट। और अगर यहाँ पे वार्मिंग 4 डिग्री से ज़्यादा एक्सीड करती है तो इंडिया कुड सी अबाउट 40% इंक्रीज इन प्रेसिपिटेशन एनुअली, लीडिंग टू वेरी इरेगुलर रेनफॉल इवेंट्स, राइट। नाउ दैट इज अ कॉज ऑफ कंसर्न, बिकॉज जैसे आप देख रहे हैं अभी हाल ही में महाराष्ट्र में कितनी ज़्यादा समस्या आई थी रेगुलर रेनफॉल के चलते। एक ही दिन में बॉम्बे में इतनी ज़्यादा बारिश हो गई थी, राइट। सो ऐसे कई सारे एरियाज़ हैं इंडिया में जहाँ पे बारिश पड़ती नहीं, बट एकदम से अभी वहाँ पे बहुत बारिश हो रही है, फिर वहाँ पे फिर ड्रॉट आ जाता है, तो ये अनप्रिडिक्टेबिलिटी ज़्यादा बढ़ जाएगी। ठीक है। 3/4 ऑफ इंडियाज डिस्ट्रिक्ट्स आर हॉटस्पॉट्स ऑफ एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स, बिग बिग कंसर्न। इवन विद द वार्मिंग रिस्ट्रिक्ट, तो अगर हम अपनी जो कोशिश है, अगर हम मिटिगेट कर भी पाएंगे, समहाउ हम ग्लोबल एवरेज टेम्परेचर को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित कर भी पाए, तभी भी उसके बावजूद भी अगर ये 4 डिग्री सेल्सियस नहीं होता राइज, 5 डिग्री सेल्सियस राइज नहीं होता ग्लोबल एवरेज टेम्परेचर, उसके बावजूद भी अगर हम 1.5 डिग्री तक सीमित करते भी हैं, तब भी मोर देन 2 मीटर्स ऑफ सी लेवल राइज बियॉन्ड दिस सेंचुरी, राइट। सो अगेन अ कॉज ऑफ कंसर्न। नाउ व्हाट इज द वे फॉरवर्ड? तो ऑब्वियसली पहली बात तो जो ह्यूमन इंड्यूस्ड इमिशंस हैं, एंथ्रोपोजेनिक इमिशंस हैं, दे बिकम नेट जीरो। तो इसको लेके डेवलप्ड इकोनॉमीज जो लेड बाय यूएसए एंड यूके वो बात कर रहे हैं दैट टुवर्ड्स 2050 दे वांट टू गो टुवर्ड्स नेट जीरो कार्बन डाइऑक्साइड इमिशन। सो दैट इज नंबर 1। लेट्स सी अब वेदर दे वॉक द टॉक और नॉट, राइट। बातें तो वो बहुत बड़ी बड़ी करते हैं हमेशा, यूएस और यूके में ऑलवेज दे ऑलवेज स्पीक क्वाइट अ लॉट, बट इट्स वेरी रेयर दैट दे वॉक द टॉक। क्यूमुलेटिव इमिशंस कैनॉट एक्सीड ऑन द ग्लोबल कार्बन बजट। अब कार्बन बजट क्या होता है? तो यहाँ पे कार्बन बजट की बात करी गई है। कार्बन बजट इज द अमाउंट ऑफ CO2 कार्बन डाइऑक्साइड दैट ह्यूमैनिटी कैन एमिट while still having a chance to contain global warming within the 1.5 डिग्री सेल्सियस का जो पैरामीटर है। ठीक है। सो ये कार्बन बजट हो गया। ठीक है। सो ऑब्वियसली कार्बन बजट को हमको बहुत रिस्पॉन्सिबली एक्सरसाइज करना पड़ेगा। ठीक है। सो मेयर अनाउंसमेंट्स ऑफ अ नेट जीरो टारगेट्स डू लिटिल टू रिटार्ड द कार्बन ग्रैब ऑफ द लार्जेस्ट इमिटर्स। तो ऐसे बहुत एम्बिशियस टारगेट्स अनाउंस करे गए हैं। जैसे चाइना की बात करें तो चाइना ने टुवर्ड्स 2050 नहीं 2060 की कमिटमेंट करी है। ठीक है। तो अमेरिका ने टुवर्ड्स 2050 की कमिटमेंट करी है इन टर्म्स ऑफ जीरो कार्बन डाइऑक्साइड इमिशंस। सो अब ये अनाउंसमेंट बहुत एम्बिशियस हो सकती है, टारगेट्स बहुत एम्बिशियस हो सकते हैं, बट क्या ये कंट्रीज उतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखाएंगी? क्या जो कार्बन बजट के ऊपर अपनी जो स्टेक है, क्या वो अपना कार्बन बजट के ऊपर भी स्टेक लिमिट कर पाएंगे? ठीक है। सो तकरीबन 400 से 500 गीगा टन का जो कार्बन डाइऑक्साइड का बजट है, उस पे से ज़्यादा कंट्रीब्यूशन क्या ये कंट्रीज कोशिश कर सकती हैं कि उनकी कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स दिस कार्बन बजट कम हो, यानी कि कम वो इमिशंस ग्रीन हाउस गैस इमिशंस कर पाएं?
ठीक है। उसके बाद सो रिसर्च हैज फाउंड दैट रिच कंट्रीज एज अ होल इमिटेड 25 gigatons ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इक्विवेलेंट मोर दैन देयर एस्टिमेटेड emission अलाउंस ड्यूरिंग 2008 to 20। ठीक है, सो ये जो है 25 gigatons of carbon dioxide which was emitted by the rich nation, this is more than half of the world's greenhouse gas emissions in 2019 alone, right? So again, the question is, the net zero target sounds very ambitious, it sounds very good on paper, but whether these countries, the developed countries, whether they will walk the talk or not. And when I say developed countries, so China can no longer be considered as a developing country because China का जो contribution है towards the greenhouse gas emissions बहुत ज़्यादा है, ठीक है? Climate justice demands that developed countries now take steps to free up carbon space for the others. So इंडिया का क्या रोल रहेगा इन टर्म्स ऑफ मिटिगेटिंग द क्राइसिस? सो इंडिया मस्ट डिलीवर द हाई रेट्स ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। सो ऑब्वियसली इंडिया की नेसेसिटीज है, उनकी अपनी रिक्वायरमेंट्स है टुवर्ड्स दी अपलिफ्टिंग पीपल आउट ऑफ पॉवर्टी, इकोनॉमिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, तो वहां पे सब ठीक है, इकोनॉमिक ग्रोथ पे भी हमने फोकस करना है। बट एट द सेम टाइम इंडिया एक बहुत रिस्पॉन्सिबल कंट्री भी है। इंडिया ने काफ़ी ऐसे रिस्पॉन्सिबल स्टेप्स उठाए हैं टुवर्ड्स क्लाइमेट, टुवर्ड्स मिटिगेटिंग दी इम्पैक्ट्स ऑफ क्लाइमेट चेंज। सो इंडिया शुड कंटिन्यू ऑन दैट पाथ। और इंडिया की वैसे भी जो एनर्जी कंजम्पशन और कार्बन फुटप्रिंट है वो काफी कम है एज कंपेयर टू द अदर कंट्रीज, बट दैट शुड नॉट मेक इंडिया कंप्लेसेंट नेवरदलेस। सो इंडिया मस्ट टैप द न्यू टेक्नोलॉजी फ्रंटियर्स लाइक ग्रीन हाइड्रोजन। उसके अलावा न्यू बिजनेस मॉडल्स जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स की बात करें, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल चार्जिंग की बात करें, और इस तरह की जो टेक्नोलॉजीज हैं वो भी अब इंडिया में अवेलेबल होनी चाहिए आने वाले टाइम में। ठीक है, कंक्लूजन, क्लाइमेट साइंस इज नॉट सेंसेशनलिज्म, कोई रॉकेट साइंस वाली बात नहीं है, बट ये रॉकेट साइंस बन गया, बहुत बड़ा इशू बन गया बिकॉज ऑफ द कंप्लेसेंसी शोन बाय द अदर नेशंस इंक्लूडिंग मोस्ट ऑफ द डेवलपिंग कंट्रीज ऑल्सो। तो अभी आने वाले टाइम में कुछ 3 महीनों में नवंबर में ग्लासगो में जो यूके में है वहाँ पे कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 26 होने वाला है, वहाँ पे मीटिंग होने वाली है। सो तो वहाँ पे इस मीटिंग को चलते जो क्लाइमेट नेगोशिएटर्स हैं, ये जो आईपीसीसी की जो 6th असेसमेंट रिपोर्ट आई है इसको लेके वहाँ पे और चर्चा करनी चाहिए और कंसेंसस बनाना चाहिए इन द अपकमिंग कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज एट ग्लासगो। चलिए अगला, रेट्रो टैक्स आउट रिफॉर्म इन। सो ये आर्टिकल इंडियन एक्सप्रेस में आया था। किस कंटेक्स्ट में? कंटेक्स्ट है कि रेट्रो टैक्स की अमेंडमेंट के बाद ऐसे और भी बहुत सारे रिफॉर्म्स है फाइनेंशियल सेक्टर में जो करे जा सकते हैं। ठीक है, तो ये सुरजीत भला ने आर्टिकल लिखा है। सो वो कहते हैं दैट, और काफ़ी सारे लोग जो इंडस्ट्री में है वो ये कहते हैं दैट दिस मूव वाज लॉन्ग अवेटेड। सो 2012 में ये जो रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स का जो लॉ पास करा गया था, दैट 28 मई 2012 से पहले जो भी कोई फॉरेन कंपनीज है जिन्होंने इनडायरेक्टली एसेट्स इंडिया से बाहर कहीं ट्रांसफर करे थे तो उनके ऊपर ये टैक्सेशन लगेगा, तो ऐसा माना जाता था, काफ़ी ड्रकोनियन लॉ था, राइट? दिस वाज नॉट इन्वेस्टर फ्रेंडली। और क्योंकि अब हम पिछले 30 सालों से एक मार्केट इकोनॉमी एरा में रह रहे हैं, सो I mean, whether we like it or not, but we have moved away from that socialism ideology. So we are more towards the market economy. तो एक मॉडर्न नेशन, डेमोक्रेटिक नेशन में ये अच्छा नहीं लगता कि अगर इस तरह का रेट्रोस्पेक्टिव और इतना कोई रिग्रेसिव टैक्स मेजर्स अगर हम इम्प्लाई करें। तो जैसे कि आप जानते हैं प्रणब मुखर्जी ने, द लेट प्रणब मुखर्जी, उन्होंने वो तब फाइनेंस मिनिस्टर थे, उन्होंने ये रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स का ये प्रपोजल पास किया था बिकॉज ही वॉज अ टिपिकल स्टेटिस्ट, बिकॉज वो तभी भी वो सोशलिस्ट आइडियल्स को अपहोल्ड करना चाहते थे, दैट द सॉवरेन शुड अपहोल्ड द राइट ऑफ टैक्सिंग। तो सॉवरेन का राइट है टैक्स करने का, उसमें कोई नहीं रोक रहा, सॉवरेन को कोई नहीं मना कर रहा टैक्स करने के लिए, बट ऐसे ड्रकोनियन मेजर्स, रेट्रोस्पेक्टिव टैक्सेशन मेजर्स, दे हर्ट द इन्वेस्टर सेंटिमेंट और आगे जाके फिर वो जॉब प्रोस्पेक्ट्स पे भी इंपैक्ट करता है। ठीक है, सो इंडिया अभी फिलहाल इज एंजॉइंग वन ऑफ द बेस्ट ईयर्स ऑफ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एंड फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट डिस्पाइट द लॉकडाउन, डिस्पाइट द पैंडेमिक। काफ़ी पैसा है जो बाहर से आ रहा है, हमारे फॉरेक्स रिजर्व्स भी अच्छे खासे अभी बने हुए हैं। ठीक है, स्टॉक मार्केट्स पे भी काफ़ी अच्छा अभी पैसा लगा हुआ है, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स काफ़ी अच्छी क्वांटिटी में मनी इन्वेस्ट कर रहे हैं, सो ऑल दैट गुड। ठीक है, तो उसके चलते अगर ये रिफॉर्म आए तो दैट इज अ वेरी गुड रिफॉर्म। एंड बिसाइड्स द प्रेजेंट गवर्नमेंट, सो 2014 में जब नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर बने थे तो उन्होंने अपने प्री पोल एजेंडा में भी कहा था कि ये जो टेरर टैक्सिज्म, ये जो जो टैक्स टेररिज्म है इसको हम हटाएंगे, और उन्होंने अपने प्री पोल एजेंडा में भी कहा था कि रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स को वो अपील करेंगे। ठीक है, सो देर आए दुरुस्त आए। So India needs to be trusted completely on the rule of the law. The rule of the law will also help privatization and other associated best practices, right? So we are a democracy, we follow the rule of the law, so obviously we should follow the rule of the law, whether in terms of litigation, whether in terms of taxation. So in order to make investor friendly sentiment, in order to make an investor friendly atmosphere in India, we must abide by the rules, and we should have fair policies.
सो स्कोप फॉर मोर फाइनेंशियल रिफॉर्म्स. सो एक लॉन्ग नेग्लेक्टेड एस्पेक्ट ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट्स का रहा है दैट स्पेशली एज फार एज द एक्सपोर्ट्स रिलेटेड टू फाइनेंशियल सर्विसेज आर कंसर्न. तो हैरानगी की बात यह है कि 1980 में अगर हम फूड एक्सपोर्ट्स की ही बात करें तो फूड एक्सपोर्ट्स उस टाइम पे 40 इयर्स बैक वर समवेयर अराउंड $10 बिलियन. बट अगर आज के टाइम पे हम फाइनेंशियल सर्विस एक्सपोर्ट्स की बात करें सो दे आर जस्ट अराउंड $5 बिलियन, वेरी लेस. उसके बाद इंडिया हैड वन ऑफ द हाईएस्ट इफेक्टिव कॉर्पोरेट टैक्स रेट्स टिल 2019. तो 2019 में इसको चेंज करा गया था. तो अभी इफेक्टिव कॉर्पोरेट टैक्स जो है वो 25.17% है, राइट. इट यूज्ड टू बी एज हाई एज 29%. तो इसमें थोड़ा एक इंप्रूवमेंट किया गया कि इफेक्टिव कॉर्पोरेट टैक्स रेट को थोड़ा कम किया गया है, ठीक है. उसके बाद इंडियन सॉवरेन एंड कॉर्पोरेट बॉन्ड्स दे कैन बिकम अ पार्ट ऑफ द ग्लोबल बॉन्ड इंडेक्सेस. दैट इज अ गुड थिंग, दैट इज अ गुड रिफॉर्म. उसके बाद अगर यील्ड की बात करें, गवर्नमेंट जो बॉन्ड यील्ड की बात करें तो इंडिया की जो बॉन्ड यील्ड्स हैं वो काफ़ी हाई हैं. सो दैट इज अराउंड 6.23%, राइट. सो उतनी लाइबिलिटी सरकार की बढ़ जाती है. जो लोग ये बॉन्ड यील्ड्स बाय करते हैं तो ऑब्वियसली उतना ही लाइबिलिटी सरकार की बढ़ जाती है कि उतना उनको इंटरेस्ट देना पड़ता है वापस. सो अगर हम बाकी इकोनॉमीज़ की बात करें, यूके की बात करें, यूएस की बात करें, जापान की बात करें, वहाँ पे बॉन्ड यील्ड्स काफ़ी कम है, राइट. सो अगर बॉन्ड यील्ड्स कम होंगी तो कॉस्ट ऑफ बोरोइंग होगी फॉर द गवर्नमेंट्स वो कम होगी. अगर बॉन्ड यील्ड ज्यादा होंगी तो कॉस्ट ऑफ बोरोइंग विल इंक्रीज, ठीक है. उसके बाद अलाउइंग फॉरेन इन्वेस्टर्स टू डायरेक्टली परचेज द सिक्योरिटीज फ्रॉम द इंडियन कैपिटल मार्केट विदाउट द नीड टू पे कमीशन और रेंट्स टू फॉरेन इन्वेस्टमेंट बैंक्स. इसी करके FII मनी को बहुत वोलेटाइल मनी भी कहा जाता है, ठीक है. सो अगर बिकॉज अभी वी डोंट हैव अ फुल कंप्लीट कैपिटल अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी. हमारे पास कंप्लीट करंट अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी है बट कैपिटल अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी नहीं है, ठीक है. तो अगर ऐसा कुछ होता है तो इसके चलते जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं, जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं, वो डायरेक्टली इन्वेस्ट कर पाएंगे कैपिटल मार्केट में और उनको ये जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट बैंक रूट के थ्रू नहीं आना पड़ेगा और दे विल बी सेविंग अ लॉट ऑफ मनी बिकॉज अदरवाइज उनको अभी कमीशन देना पड़ता है, रेंट देना पड़ता है टू द फॉरेन इन्वेस्टमेंट बैंक्स. तो इसके चलते अगर ये रिफॉर्म आता है तो हमारी जो मार्केट्स हैं वो स्टेबल हो जाएंगे और लेस वोलेटाइल होंगी. चलिए अगला आर्टिकल है जी, अनपैकिंग द रेजिलियंसी ऑफ ग्लोबल ट्रेड येट अगेन, ठीक है. तो ये किस कंटेक्स्ट में है? कंटेक्स्ट है पोस्ट कोविड ट्रेड इंटीग्रेशन, राइट. सो अभी चैलेंजेस क्या हैं वर्ल्ड ट्रेड को? पिछले 20-22 महीनों से कोविड से पूरी दुनिया सफ़र कर रही है. इसके चलते ट्रेड रिलेशंस भी बहुत ज़्यादा इंपैक्ट हुए हैं बिटवीन द नेशंस, राइट. सो अभी चैलेंजेस क्या हैं टू द वर्ल्ड ट्रेड एट प्रेजेंट? सो कोविड-19 पैंडेमिक हैज श्रंक द वर्ल्ड इकोनॉमी बाय almost 4.4% and the global trade by 5.3%, ठीक है. Countries have responded to the pandemic induced shortages with protectionist reactions and nationalist aspirations, right. So blame game on trade openness and trade agreements for widening trade deficits. देखिए अब 1991 में जब बहुत सारी डेवलपिंग इकोनॉमीज थी, जब वो ग्लोबलाइजेशन के एरा के टुवर्ड्स उन्होंने मूव किया, उस टाइम पे ग्लोबलाइजेशन और ट्रेड इंटीग्रेशन बहुत अच्छा था. फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन हो रहे थे, ट्रेड ब्लॉक्स बन रहे थे. ऐसा माना जाता था कि ग्लोबलाइजेशन विल हेल्प इन टर्म्स ऑफ रिड्यूसिंग और द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ थर्ड वर्ल्ड वॉर ऑल्सो, बिकॉज अगर नेशंस इंटीग्रेटेड हैं इकोनॉमिकली, ट्रेड वाइज, तो उनके बीच में लड़ाई होने के चांसेस भी कम रहेंगे, ठीक है. बट अभी जो वोटरीज थे ग्लोबलाइजेशन के, स्पेशली फ्रॉम द डेवलप्ड कंट्रीज, अब वही ग्लोबलाइजेशन को गाली निकाल रहे हैं कि ग्लोबलाइजेशन के कारण हमारी जॉब्स जा रही हैं. जैसे कि अमेरिका फर्स्ट वाला जो स्लोगन था डोनाल्ड ट्रंप ने रेस किया था, जिसके चलते प्रोटेक्शनिस्ट इकोनॉमिक पॉलिसीज अमेरिका ने भी फॉलो करनी शुरू करी थी कि कैसे वो इंसुलेट कर सके अपने आप को ग्लोबल इकोनॉमी के साथ, ग्लोबल वर्ल्ड ट्रेड के साथ, जो कि पॉसिबल नहीं है. इट इज नॉट पॉसिबल, इट इज नॉट रियलिस्टिक टू इंसुलेट योर कंट्री और योर इकोनॉमी फ्रॉम द अदर इकोनॉमीज, ठीक है. तो अभी वो उस सब चीज का ब्लेम गेम का टाइम नहीं है. रादर जो ट्रेड इंटीग्रेशन है एट द ग्लोबल लेवल, दैट इज बेनिफिशियल फॉर ईच एंड एवरी इकोनॉमी. सो अगर हम पास्ट में रीलुक करें तो वर्ल्ड वॉर 2 के बाद भी ऐसी सिचुएशन आई थी, ठीक है. वर्ल्ड वॉर 2 के बाद भी बहुत मंदी थी, बहुत बुरा हाल था, रिसेशन था, इन्फ्लेशन था, अनएम्प्लॉयमेंट थी, ठीक है. ये 70-75 ईयर्स पहले की बात है. तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद क्या हुआ था? दैट क्रिएटेड सस्टेनिंग मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशन, जिसको हम वॉशिंगटन कंसेंसस भी कहते हैं, ठीक है. तो जैसे कि वर्ल्ड बैंक, IMF, इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन बाद में बना, 1995 में बना, पहले इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन था, ठीक है, UN. तो ये सारे वॉशिंगटन ड्रिवन इंस्टीट्यूशंस थे, तो तब ये बनाए गए थे वर्ल्ड वॉर 2 के बाद, ठीक है. उसके बाद ऑयल शॉक्स की बात करें तो 1970s में जो बहुत एक टर्मोइल था वेस्ट एशिया में, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी थी, उसके करके ऑयल सप्लाई इश्यूज थे, उसके चलते एक बॉडी बनी इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी 1974 टू मैनेज द ऑयल सप्लाई डिस्टॉर्शंस. यानी कि हर एक क्राइसिस के बाद
कोई सोल्यूशन निकला है तो वो ग्लोबल लेवल पे निकला है, सभी की सहमति के साथ निकला है। तो अगर कोरोना वायरस पैंडेमिक के चलते हम बोलें कि ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस ही बेकार हैं, ग्लोबल ट्रेड ही बेकार है, वो नहीं करना चाहिए, सो दैट वुड नॉट बी वाइज। उसी के बाद फाइनेंशियल क्राइसिस 2008 की बात करें तो G20 लीडर समिट बना, उससे पहले ये G20 फाइनेंस मिनिस्टर्स फोरम था 1999 तक, ठीक है। उसके सो ऑल दीज डेवलपमेंट्स सिंस द वर्ल्ड वॉर II दे हैव हैड अ कॉन्सिक्वेंशियल इंपैक्ट ऑन ग्लोबल ट्रेड विद ड्रामेटिक सर्जेस इन द वॉल्यूम्स। और अगर हम ग्लोबल ट्रेड की बात करें तो 1950 में जहां पे ग्लोबल ट्रेड $60 बिलियन था, तो आज 2019 में वही ग्लोबल ट्रेड $19,000 बिलियन तक पहुंच चुका है। तो हम कैसे कह सकते हैं कि ग्लोबल ट्रेड इज नॉट गुड? सो वे फॉरवर्ड फॉर द ग्लोबल इकोनॉमी पोस्ट कोविड, ठीक है। इंटरनेशनल ट्रेड इज वाइटल, वेरी वेरी वाइटल फॉर द डेवलपमेंट एंड प्रोस्पेरिटी, वाइल कॉम्पिटिशन इज सेंट्रल टू जनरेटिंग कॉम्पिटेंस। तो कॉम्पिटिशन इज हेल्थी, बिकॉज कॉम्पिटिशन होगा तो आप अपने प्रोडक्ट्स में और एफिशिएंसी लेके आएंगे, अपने ब्रांड को और एफिशिएंट बनाएंगे, तो कॉम्पिटिशन इज ऑलवेज हेल्थी, राइट। उसके बाद ग्लोबल सप्लाई चेन्स विल हेल्प द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर विद लोअर प्रोडक्शन कॉस्ट, they will induce investments and promote technology transfers, and then countries that are harnessing technology will be expected to dominate the international trade in future, because अभी जो डिजिटाइजेशन की बात करें, डिजिटल इकोनॉमीज की बात करें, तो डेटा आज के टाइम पे वही वैल्यू होल्ड करता है जो कि 19th सेंचुरी में, 18th सेंचुरी में स्टीम इंजन होल्ड करता था। तो डेटा इज द न्यू स्टीम इंजन ऑफ द 21st सेंचुरी। सो रैपिड ग्रोथ इन ई कॉमर्स, ये बात भी एक्सपेक्ट की जा रही है दैट देयर विल बी रैपिड ग्रोथ इन ई कॉमर्स एंड देयर विल बी लॉट ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जनरेटेड बिकॉज ऑफ द ई कॉमर्स सेक्टर। एंड लास्टली एट द WTO, nations should take a resolve collectively to discipline nations that are known to dumping goods and erecting trade barriers। तो यहां पे अगर हम देखें तो इस आर्टिकल में सीधा का सीधा अटैक किस पे किया जा रहा है? चाइना पे, ठीक है। So way forward for India, so we need to build an ecosystem that incentivizes the value added manufacturing। तो इसके चलते PLI प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम अनाउंस करी गई थी हाल ही में अक्रॉस द 13 सेक्टर्स, राइट। सो डेवलपिंग अ सिनर्जिस्टिक रिलेशनशिप बिटवीन द बिग इंडस्ट्री एंड द MSMEs, ठीक है, बिकॉज जो बड़ी इंडस्ट्री है, जो बड़े कॉर्पोरेट्स हैं, जिनके पास ज़्यादा, जिनकी बैलेंस शीट्स बेटर हैं, जिनके पास ज़्यादा रेवेन्यू है, दे कैन सपोर्ट द स्मॉलर दीज माइक्रो एंड स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस, ठीक है। सो दिस इज द कोर मंत्र ऑफ द आत्मनिर्भर भारत, ठीक है। Along with the stimulus packages, support MSMEs with the cheaper input costs, raw materials, so that they can sustain the job creation in the longer run. So सिर्फ loans देने से, credit देने से उनकी MSMEs की समस्या खत्म नहीं हो जाएगी, ठीक है, बिकॉज अभी डिमांड रिवाइव नहीं कर पाया है, इकोनॉमी में भी डिमांड इज येट टू रिवाइव। तो उसके चलते बहुत जरूरी है दैट अपार्ट फ्रॉम गिविंग स्टिमुलसेस, the big companies, the big corporates, along with the government support as far as helping the MSMEs in providing the cheaper input cost and raw materials, इसके चलते एटलीस्ट वो जॉब क्रिएशन को सस्टेन कर पाएंगे द लॉन्गर रन। चलिए अगला आर्टिकल जी, काउंटिंग इन, ये इंडियन एक्सप्रेस में आज आया है। ये किस कंटेक्स्ट में है? कास्ट सेंसस इज मच नीडेड, इस कंटेक्स्ट में आर्टिकल आया है। सो जैसे कि आप जानते हैं अभी लोकसभा में बिल पास किया गया था 127 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल, सो जो ओबीसी बिल, सो दिस विल रिस्टोर द राइट्स ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट्स टू मेक देयर ओन ओबीसी लिस्ट, ठीक है। सो दिस इज वन थिंग, क्योंकि इससे पहले स्टेट सुप्रीम कोर्ट ने कैटेगोरिकली कहा था, जो मराठा कोटा वाला केस था, जो भी हाल ही में उसकी जजमेंट भी आई थी, कि स्टेट्स के पास ऑटोनॉमी नहीं है कि वो अपनी ओबीसी लिस्ट बना सकें, और ये सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में ऑटोनॉमी है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने, यानी कि अभी ये जो बिल पास किया गया है, सो ये बिल इसी करके पास किया गया ताकि स्टेट्स के पास भी ऑटोनॉमी हो सके, वो अपनी ओबीसी लिस्ट बना पाए। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी सीधा स्टेट की बात। बट खैर ये ओबीसी बिल का इस आर्टिकल में मुद्दा नहीं है। मुद्दा क्या है? वो ये है दैट हम कैसे अपने एफर्मेटिव एक्शन को, जो स्टेट का जो एफर्मेटिव एक्शन है, जो स्टेट लेड एफर्मेटिव प्रोग्राम है, कैसे उसको और इफेक्टिव बनाया जा सकता है बेस्ड ऑन एफिशिएंटली टारगेटिंग द कास्ट्स, ठीक है, बेस्ड ऑन हाउ एफिशिएंटली वी कैन मैप एंड गेट टू नो ऑन द डेटा के कौन सी कास्ट हैं जो एग्जिस्ट करती हैं और कौन सी इनमें से जो शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब जो एक्चुअल में डिप्रीव्ड है, ठीक है। So accurate data on the caste composition of the population is needed to maximize the gains of the policies, such as reservation in education and employment. So affirmative action में reservation आ जाता है, चाहे reservation education में हो, colleges में हो, employment में हो, government jobs में हो, तो वो जरूरी है, affirmative action जरूरी है, ठीक है। Positive discrimination is allowed as
अगर हम अपनी कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट करें तो डिस्क्रिमिनेशन अलाउड नहीं है, बट पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन कैन बी डन टू सपोर्ट दोज हु आर इन नीड और दोज हु आर डिप्रीव्ड। उसके लिए हमको डेटा चाहिए, एफिशिएंट एक डेटा होना चाहिए हमारे पास, जिससे हमको पता लग सके कि कौन से वो लोग हैं जो वाकई में डिप्रीव्ड हैं बेस्ड ऑन कास्ट। तो कास्ट सेंसस लास्ट इंडिया में 1931 में हुआ था, उसके बाद वो डिसकंटिन्यू कर दिया गया। फिर उसके बाद जो SECC था, सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस, वो 2011 में हुआ था, तब यूपीए की सरकार थी, बट दैट वाज मेड पब्लिक इन 2015, राइट। तो उसके बाद भी इस SECC जो सेंसस को, सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस के डेटा को इतना एफिशिएंटली यूटिलाइज नहीं किया गया। सिर्फ यूटिलाइज अगर किया गया तो सिर्फ ये डिटरमिन करने के लिए कि बिलो पॉवर्टी लाइन जो लोग हैं वो कितने हैं, बिलो पॉवर्टी लाइन रूरल और अर्बन हाउस होल्ड्स कितने हैं। तो एफिशिएंटली कास्ट बेसिस पे उसको नहीं इतना एफिशिएंटली यूटिलाइज किया गया, जो कि किया जा सकता है इन केस ऑफ अ पॉजिटिव एंड कंक्रीट अफर्मेटिव एक्शन। ठीक है। सो इंडिपेंडेंस के टाइम से नेशनल पार्टीज, चाहे कांग्रेस है चाहे बीजेपी है, उन सबका यही कहना है दैट इंट्रोडक्शन, अगर हम कास्ट सिस्टम का, अगर कास्ट सेंसस का री इंट्रोडक्शन करेंगे जो कि 1931 में पहली बार हुआ था, तो उससे वो जो आइडिया है दैट द आइडिया ऑफ एनिहिलेशन ऑफ द कास्ट सिस्टम वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। ठीक है। तो वो ये कह के एक सेफ स्टेप ले लेते हैं कि दैट द ओनली रीजन वी आर रिलक्टेंट टू रीइंट्रोड्यूस द कास्ट सेंसस इज दैट वी वांट in true sense equality, social equality, economic equality, political equality, और वो कास्ट सिस्टम का जो पूरा कंसेप्ट है जो इतने सालों से चलता आ रहा है वो फिर से रीइंट्रोड्यूस हो जाएगा। ये उनका कहना है, पॉलिटिकल पार्टीज का कहना है। However, the concern is that caste continues to be an influential determinant in the public affairs and access to resources। ठीक है। सो देखिए, कास्ट का जो मुद्दा है इसको पॉलिटिकली बहुत ज़्यादा माइलेज लिया जाता है इसका, और पॉलिटिकली इसको बहुत डिस्टॉर्ट किया जाता है शॉर्ट टर्म पॉलिटिकल गेन्स के लिए। ठीक है, कि कोटा दे दिया या रिजर्वेशन दे दी, खास करके उन लोगों को जिनको इतनी ज़रूरत नहीं होती है, खास करके जो डोमिनेंट कास्ट ग्रुप्स हैं जिनको ज़रूरत नहीं होती है। तो जिसको ज़रूरत है वो कौन से कास्ट ग्रुप्स हैं वो हमको तभी पता लग पाएगा अगर हम स्मार्टली कोई डेटा को स्टडी करेंगे और इंटरप्रेट कर पाएंगे। ठीक है। अब यहाँ पे एक और बात की गई है कि जो अगर सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस का डेटा हम पॉजिटिव एफर्मेटिव एक्शन के लिए यूटिलाइज कर पाए, तो हम कैसे उसका फायदा ना कि सिर्फ पॉलिटिक्स को होगा बट सरकार को भी होगा। सो एक्यूरेट डेटा ऑन द कास्ट विल हेल्प बोथ द नेशनल पार्टीज एंड द गवर्नमेंट। पॉलिटिक्स एंड गवर्नमेंट दोनों को हेल्प मिलेगी इससे। पॉलिटिक्स को हेल्प कैसे मिलेगी? बिकॉज दिस विल हेल्प इन बेटर पॉलिटिकल फोकसिंग एंड सोशल इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स। और गवर्नमेंट को इससे कैसे हेल्प मिलेगी? बिकॉज दिस विल सर्व फॉर द गवर्नमेंट एज अ रिलायबल डेटा फॉर प्रिवेंटिंग लीकेजेस इन इट्स वेलफेयर स्कीम्स। ठीक है। सो टारगेटेड डिलीवरी प्रोग्राम जो है थ्रू the JAM Trinity, they can be more efficiently carried out by using the census, using the socioeconomic caste census. Expose the dominance and privileges certain castes have continue to enjoy in the social, cultural, political and economic spheres। ठीक है। सो जैसे कि आप जानते हैं, जैसे हम जाट्स की बात करें, मराठास की बात करें, तो ये बहुत डोमिनेंट कास्ट ग्रुप्स हैं अपने अपने रीजन्स में। ठीक है। तो इसके चलते अब क्या इनको रिजर्वेशन चाहिए है? बिकॉज देखिए, अगर पॉलिटिकल डोमिनेशन की बात करें महाराष्ट्र में, तो फेयरली अ लॉट ऑफ मराठास दे एंजॉय डोमिनेशन इन पॉलिटिक्स एंड इन अदर स्फीयर्स एज वेल। बट हो सकता है कुछ मराठास हों जिनको एक्चुअल में रिजर्वेशन की जरूरत हो, बट वो कौन है, राइट? तो उसका आइडेंटिफिकेशन कैसा होगा? उसी तरह से अगर हम जाट्स की बात करें तो जाट्स ऑल्सो एंजॉय डोमिनेंट पॉलिटिकल पोजीशंस इन पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश एंड राजस्थान। बट काफ़ी ऐसे होंगे जिनके पास नहीं बेनिफिट्स आ रहे हैं, जिनको नहीं बेनिफिट्स मिल रहे, जिनको स्टेट की तरफ से अफर्मेटिव एक्शन नहीं मिल रहा। तो वो कौन है उसका पता कब लग पाएगा? कब हमारे पास डेटा होगा। उस डेटा के लिए सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस को यूटिलाइज करना पड़ेगा सो दैट पॉजिटिव कास्ट बेस्ड एक्शन, पॉजिटिव अफर्मेशन विद रिस्पेक्ट टू कास्ट मिल सके। चलिए अगला है ड्यू प्रोसेस फॉर ऑल। तो ये किस कंटेक्स्ट में बात करता है? डीक्रिमिनलाइजिंग द इंडियन पॉलिटिक्स। ठीक है। सो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस की यहां पे बात करेगी। तो अभी हाल ही में कर्नाटका गवर्नमेंट ने डिसाइड किया था टू ड्रॉप चार्जेस इन 61 क्रिमिनल केसेस, जिसमें से काफ़ी सारे जो क्रिमिनल केसेस जो थे उसमें से काफ़ी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स भी इन्वॉल्व थे, मिनिस्टर्स भी इन्वॉल्व थे, इंक्लूडिंग द स्टेट्स लॉ मिनिस्टर ऑल्सो। ठीक है। तो उनकी अगेन 61 क्रिमिनल केसेस जो ड्रॉप करने की बात करेगी। इसके चलते कर्नाटका हाईकोर्ट ने क्या किया? कर्नाटका हाईकोर्ट ने इस फैसले को रिस्ट्रेन किया। ठीक है। और ये कहा सेइंग दैट कोर्ट्स आर ड्यूटी बाउंड टू असेस वेदर प्राइमा फेसी अ केस इज मेड और नॉट। सो दिस इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द कोर्ट टू डिसाइड कि वेदर वो चार्जेस ड्रॉप होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए। वो क्रिमिनल चार्जेस अगर किसी के ऊपर है, दैट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द जुडिशरी, नॉट द एग्जीक्यूटिव। ठीक है ना। उसके बाद उसके चलते अभी रिसेंटली डे बिफोर येस्टरडे जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया NV रमना, उन्होंने ये कहा दैट वेदर द विड्रॉल ऑफ द प्रोसिक्यूशन सबसर्व्स द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस।
द कोर्ट वुड बी जस्टिफाइड इन स्क्रूटनाइजिंग द नेचर एंड ग्रेविटी ऑफ द ऑफेंस। यानी कि सिंपल वर्ड में कि आप कोर्ट के ऊपर छोड़ दें, वो हाई कोर्ट के ऊपर छोड़ दें, सुप्रीम कोर्ट के ऊपर छोड़ दें कि अगर क्रिमिनल केस उनके ऊपर वैलिड है कि नहीं है, खास करके अगर उनके इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हो, तो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स भी किसी जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है, चाहे कोई एमपी है, चाहे कोई एमएलए है, चाहे कोई स्टेट लॉ मिनिस्टर है, चाहे कोई यूनियन लॉ मिनिस्टर है, वो किसी सिटीजन से ऊपर नहीं है। तो जो ड्यू प्रोसेस फॉलो किया जाता है एक कॉमन सिटीजन के साथ, वही ड्यू प्रोसेस इनके साथ भी फॉलो करा जाना चाहिए। सो लेट द कोर्ट डिसाइड वेदर द क्रिमिनल चार्जेस शुड हैव बीन ड्रॉप्ड और नॉट ड्रॉप्ड, और लेट द कोर्ट डिसाइड कि वो क्रिमिनल चार्जेस पहली जगह पे सही फ्रेम्ड थे कि नहीं थे। तो इसमें रेड फ्लैग्स क्या आते हैं? पहला, लिंक्स बिटवीन मनी एंड मसल पावर विद पॉलिटिक्स, ठीक है, सो दैट दे कंटिन्यू टू बी डेवल डेमोक्रेसी डिस्पाइट इतनी सारी कोशिशें सुप्रीम कोर्ट ने करी हैं इस चीज़ को रिमूव करने के लिए, उसके बावजूद भी ये जो क्रोनी नेक्सस है बिटवीन द मनी एंड मसल पावर, दैट स्टिल एग्जिस्ट। सुप्रीम कोर्ट के 2020 डायरेक्टिव के हिसाब से पॉलिटिकल पार्टीज नीड टू पब्लिकली डिस्क्लोज द क्रिमिनल एंटीसीडेंट्स ऑफ कैंडिडेट्स पुट अप बाय देम इन इलेक्शंस टू पार्लियामेंट एंड स्टेट असेंबलीज, ठीक है। उसके बाद दिस वाज नेसेसरी सो एज टू इनेबल, ताकि वोटर्स को पता लगे कि भाई जिनको हम चूज करने लगे हैं, जिनको हम इलेक्ट, जिनके लिए हम वोट डालने लगे हैं, वो कितने पानी में हैं। अगर कोई व्यक्ति एज एमएलए खड़ा हो रहा है, एज एमपी खड़ा हो रहा है, उसके अगेंस्ट अगर इतने सारे क्रिमिनल केसेस हैं, तो ये हक है, ये हमारा अधिकार है जानने का। एज अ सिटीजन वी शुड बी नोइंग दैट जिसको हम चूज करने वाले हैं उसके अगेंस्ट इतने क्रिमिनल केसेस अभी लगे हुए हैं, ठीक है। सो वे फॉरवर्ड, पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स की ड्यूटी की यहां पे बात करेगी दैट पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स दे हैव द राइट टू डिसएग्री व्हेन द गवर्नमेंट्स इन्वोक्ड आर्टिकल 21 ऑफ द सीआरपीसी टू विथड्रॉ क्रिमिनल केसेस। तो अगर सरकार बोले कि नहीं, जिसको जेल में डाला है, जो एमएलए है, जो मंत्री है, जो एमपी है, उसकी लिबर्टी वायलेट हो रही है, उसके ऊपर ये फॉल्स क्रिमिनल चार्जेस हैं, आर्टिकल 21 तो उसके अगेंस्ट अप्लाई हो रहा है, तो आर्टिकल 21 बाकियों के लिए अप्लाई क्यों नहीं होता? बाकी कॉमन सिटीजन्स के लिए, सिर्फ एक मंत्री और एमएलए के लिए आर्टिकल 21 क्यों अप्लाई हो? ठीक है। और पब्लिक प्रोसिक्यूटर की ड्यूटी है कि वो इस बात से डिसएग्री करे, बिकॉज वो एक पब्लिक सर्वेंट है, वो एक पब्लिक ऑफिसर है, तो उसको एक फेयर और ट्रांसपेरेंट तरीके से अपना काम करना है, पॉलिटिकल प्रेशर में आके नहीं। तो सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट द पावर टू विड्रॉ केसेस कैन नॉट बी यूज्ड फॉर पॉलिटिकल पर्पसेस, जो कि अक्सर किया जाता है टू गेट पॉलिटिकल माइलेज, पॉलिटिकल सेल्फ इंटरेस्ट के लिए बहुत कॉमन प्रैक्टिस करी जाती है। तो सुप्रीम कोर्ट ने बहुत बार कहा है दैट ये प्रैक्टिस नहीं होनी चाहिए। चलिए अगला आर्टिकल, इंपॉर्टेंस ऑफ द बूस्टर डोज टू प्लान अहेड। देखिए आपको पता है कि कोरोना वायरस को अभी 20 महीने हो गए हैं, 20-21 महीने हो गए कि ये वायरस से हम सभी जूझ रहे हैं। वी ऑल आर फाइटिंग अगेंस्ट दिस डेडली पैंडेमिक, एंड अनफॉर्चुनेटली ये एक नोवल कोरोना वायरस है, इससे पहले इस तरह की बीमारी कोई नहीं आई थी। तो इसके चलते जो भी वैक्सीन्स मैन्युफैक्चर हो रही हैं, जो भी दवाइयाँ बन रही हैं, वो भी हमारे लिए भी नई, वो हमारे लिए भी नई है, हमको भी इसकी इन्फॉर्मेशन पहली बार मिल रही है, और डॉक्टर्स जो बना रहे हैं, जो साइंटिस्ट बना रहे हैं, उनके लिए भी नया चैलेंज है, ठीक है। तो अभी ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो मे बी अभी नहीं, बट मे बी आफ्टर 5 और 10 ईयर्स हमको रियलाइज होंगी कि क्या दवाई का क्या रोल था, क्या सिग्निफिकेंस था। बट बहरहाल एक जो बात है जो कि बहुत कॉमनली और सिंपली अंडरस्टूड है, वो ये है कि वैक्सीनेशन बहुत जरूरी है, ठीक है। आई डोंट थिंक सो कि इस बात को कोई डिनाई करेगा कि वैक्सीनेशन बहुत एसेंशियल है टू फाइट अगेंस्ट दिस पैंडेमिक, ठीक है। तो अब यहां पे वैक्सीन की जो यहां पे कंटेक्स्ट की बात करी गई है, नीड फॉर अ थर्ड डोज या द बूस्टर डोज, उसकी यहां पे बात करी गई है। तो पहले तो ये समझते हैं ब्रीफली कि वैक्सीन जो है वो किस तरह की होती है। 2 तरह की वैक्सीन है, बहुत ब्रीफली बात करेंगे, रेप्लिकेटिंग एंड नॉन रेप्लिकेटिंग वैक्सीन, ठीक है, जो वायरल वेक्टर वैक्सीन होती हैं। तो रेप्लिकेटिंग वैक्सीन क्या होती है? दर लाइव इन्फेक्शियस वैक्सीन, वाइल नॉन रेप्लिकेटिंग आर नॉन इन्फेक्शियस वैक्सीन, ठीक है। तो जो नॉन रेप्लिकेटिंग होती है वो इनएक्टिवेटेड या अटेनुएटेड वायरस यूज करती हैं, यानी कि जो वायरस मरा हुआ हो वो जो डेड वायरस होता है, इनएक्टिव वायरस होता है, उसको यूज करती हैं वाइल इंजेक्टिंग। और जो रेप्लिकेटिंग वैक्सीन होती हैं वो लाइव वायरस को यूज करती हैं, बट इन स्मॉल क्वांटिटी, ठीक है। सो लाइव वायरस वैक्सीन कौन सी हैं? दे आर यूज्ड फॉर मीजल्स, रुबेला, मम्स एंड चिकन पॉक्स, ठीक है। सो रेप्लिकेटिंग वैक्सीन लाइव बट अटेनुएटेड वायरसेस रेप्लिकेट, यानी कि रिपीट, वो अपने आप को, अपनी जो पॉपुलेशन है वो बढ़ा लेते हैं व्हेन दैट इज इंजेक्टेड इन द बॉडी टिश्यूज, ठीक है। तो अगर एक लाइव अटेनुएटेड वायरस अगर डाला है, इंजेक्ट किया है, सो दे विल मल्टीप्लाई, दे विल कीप ऑन रेप्लिकेटिंग। Immune response to the replicating live virus vaccines, both antibody and T cells immunity are robust and long lasting, ठीक है जी। सो अभी कोरोना वायरस के चलते जितनी भी वैक्सीन बन रही हैं वो रेप्लिकेटिंग वैक्सीन नहीं है, वो नॉन रेप्लिकेटिंग वैक्सीन है, ठीक है। सो नॉन रेप्लिकेटिंग वैक्सीन की बात करें, सो दे इंक्लूड नियरली ऑल अदर्स, द मोस्ट कॉमन बीइंग डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस, व्हिच इज वूपिंग कॉफ, टेटनस एंड हेपेटाइटिस बी,
ठीक है। तो इसमें क्या इंजेक्ट किया जाता है? नॉन रेप्लिकेटिंग वैक्सीन में इज इंजेक्टेड अ टाइनी अमाउंट ऑफ एंटीजन विच इज मेजर्ड इन माइक्रोग्राम्स प्लस स्टेबलाइजर्स एंड प्रिजर्वेटिव्स। ठीक है। सो बेसिकली इम्यूनोजेंस आर यूज्ड टू इंड्यूस पैथोजेनिक स्पेसिफिक होस्ट इम्यून रिस्पॉन्सेज इंक्लूडिंग किल्ड पैथोजेंस, मतलब डेड वायरस, इनएक्टिव वायरस, purified or synthetic pathogen structures or recombinant pathogen products as antigens. So all RNA vaccines are non-replicating vaccines. तो जितनी भी वैक्सीन अभी कोरोना वायरस के चलते बनाई जा रही हैं वो भी सारी non-replicating है, ठीक है। Whether that's Covishield, whether that's Covaxin, all of them are non-replicating. Now अब बात की जाती है कि what is the need for a booster dose? Booster dose. So to get robust and long-lasting immunity with non-replicating vaccines, we need to give multiple doses. ठीक है। तो अभी 2 डोज दी जाती हैं विद इन टाइम। जैसे कोविशील्ड की बात करें तो दोनों डोजेस के बीच में जो अब टाइम पीरियड था बढ़ा दिया गया था, ठीक है। सो पहली डोज और दूसरी डोज के बीच में मिनिमम जो है 84 डेज का टाइम है, ठीक है। सो इनिशियली 1, 2 और 3 डोजेस आर गिवन इन क्विक सक्सेशंस, यानी कि अभी तो 2 डोज की बात है कोविशील्ड की, तो 3 डोज भी दी जा सकती हैं। 3 डोज के बाद एक बूस्टर डोज दी जा सकती है, ये भी पॉसिबिलिटी है, ठीक है। सो ओवर टाइम इन अ फ्यू मंथ्स टू 1 year द एंटीबॉडी लेवल्स, तो कुछ टाइम के बाद 1 डोज मिल गया, 2 डोज मिल गया, तो कुछ टाइम के बाद ये जो एंटीबॉडी लेवल्स हैं शायद कम होने शुरू हो जाते हैं, दे वेन आउट। एंड ये हर किसी के साथ होते हैं इन ऑल वैक्सीनेटेड इंडिविजुअल्स, वेदर यंग और वेदर ओल्ड और एनीवन, ठीक है। सो एवरी नॉन रेप्लिकेटिंग वैक्सीन रिक्वायर्स प्राइमिंग एंड बूस्टिंग, ठीक है। जैसे इन्फ्लुएंजा वैक्सीन की बात करें तो वो साल में एक बार उसका इन्फ्लुएंजा वैक्सीन का बूस्टर मिलता है, ठीक है। उस तरह से कोविड-19 वैक्सीन्स दे फॉल इन द नॉन रेप्लिकेटिंग कैटेगरी। एंड अगर लॉन्ग स्टैंडिंग लॉन्ग लास्टिंग इम्यूनिटी चाहिए, रोबस्ट इम्यूनिटी चाहिए, तो उसके लिए बूस्टर डोज बहुत इंपॉर्टेंट है। इवन अगर आपको 2 डोज लग गए हैं उसके बाद भी आपको बूस्टर डोज इंपॉर्टेंट है। स्ट्रैटेजी फॉर इंडिया, सो दिस सीम्स इनएविटेबल दैट द पैंडेमिक विल इवॉल्व। अब पैंडेमिक इतनी जल्दी कहीं नहीं जाने वाला, ऐसी चिंता भी जताई जा रही है दैट दिस विल बिकम अ परमानेंट पैन एंडेमिक, ठीक है। तो कोरोना वायरस के केसेस आते रहेंगे, बट शायद इतने मात्रा से ना है कि लाइक 4 लाख केसेस आ रहे हैं, 5 लाख केसेस आ रहे हैं। मे बी द नंबर ऑफ द केसेस वोंट बी एज हाई इन द नियर फ्यूचर, बट द चांसेस आर देयर दैट दिस इज नॉट गोइंग टू एंड फॉर अ लॉन्ग टाइम, दिस इज गोना स्टे हियर फॉर अ लॉन्ग टाइम, ठीक है। बट साइंस ऑफ वैक्सीनोलॉजी क्या कहती है? साइंस ऑफ वैक्सीनोलॉजी डिमांड्स दैट ऑल दोज गेटिंग द प्राइमिंग डोजेस, जो पहली और दूसरी डोज मिलती है उसको प्राइमिंग डोज कहते हैं, दे शुड रिसीव एट लीस्ट 1 बूस्टर डोज, ठीक है। जैसे हमने इन्फ्लुएंजा वैक्सीन की बात करी फॉर एग्जांपल, तो टाइम का इसके टाइम जो 2 डोज, अगर मान लीजिए कोविशील्ड की 2 डोजेस हैं तो, या अगर मान लीजिए किसी और वैक्सीन की 1 डोज होती है, तो उसके कितने टाइम के बाद आपको बूस्टर डोज मिलना चाहिए? तो तकरीबन कहते हैं कि 6 to 12 मंथ्स के बाद, सो 6 to 12 मंथ्स आफ्टर द लास्ट प्राइमिंग डोज। तो अगर कोविशील्ड की दूसरी डोज आपने ली है, मान लीजिए अगर आज आपने कोविशील्ड की दूसरी डोज ली है, आपको दूसरा शॉट लगा है, तो उसके 6 से 12 महीने के बाद आपको एक बूस्टर शॉट लगना जरूरी है। ये साइंस ऑफ वैक्सीनोलॉजी कहती है। Meticulous planning and the execution of such a vaccine campaign is what is needed to come out of this deadlock. चलिए गाइस, तो एक क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन ऑफ द डे। सो आप इसको जरूर कमेंट बॉक्स में ट्राई करना है इसको अटेम्प्ट करने का। जो बच्चे तो अभी अपना ज़्यादा अटेम्प्ट्स दे चुके हैं, उनका प्रीलिम्स पास में, जिनको कॉन्फिडेंस है कि अगर वो कुछ टाइम मेंस के लिए भी डिवोट कर सकते हैं, आंसर राइटिंग कर सकते हैं, सो दे आर वेलकम टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन। और जो बच्चे अभी इस साल नहीं दे रहे हैं प्रीलिम्स, जिनका प्रीलिम्स अगले साल है, वो भी इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। सो जस्ट एन एक्सरसाइज, आई मीन जस्ट एक आपके अटेम्प्ट के लिए, ताकि हम इसको एक और एंगेजिंग बना सकें एडिटोरियल एनालिसिस को। तो अगर आपको टाइम लगे तो आप इस क्वेश्चन को 250 वर्ड्स में जरूर अटेम्प्ट करना, कमेंट सेक्शन में इसको कमेंट करना। क्वेश्चन इन द लाइट ऑफ द IPCC 6th असेसमेंट रिपोर्ट, व्हाट डू यू थिंक आर दी कंसर्न स्पेसिफिकली फॉर द डेवलपिंग नेशंस? ये तो एक पार्ट हो गया क्वेश्चन का। दूसरा, विल द नेट जीरो एमिशन टारगेट टुवर्ड्स 2050 बी अनदर वाइट वॉश बाय द डेवलप्ड कंट्रीज? तो 250 वर्ड्स में आप इसको कमेंट बॉक्स में इसको कमेंट करिए, इसको एंगेज करते हैं। बाकी आज के लिए इतना ही, बाकी हम मिलते हैं जी परसों फिर। अपना ख्याल रखिए। और 15 अगस्त को शेखर सर ने कल अनाउंस किया था, 15 अगस्त को रात को 1:01 पे सारे ही कोर्सेज स्लीपी क्लासेस के आपको अवेलेबल होंगे फॉर 1 डे फॉर 1 रुपी, ठीक है। सो प्लीज़ इसका बेनिफिट उठाइए, कोर्सेज एक्सेस करिए, राइट। बाकी हम मिलते हैं जी परसों। अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, टेक केयर, थैंक यू।